हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शनपुर। हम आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। हमने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है। फिजिक्स और मैथ के प्रॉपरली हमारे सारे वीडियोस पढ़ रहे हैं। यदि आप तैयारी करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक की तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यह वीडियो। हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन का, तो इसमें हम आपको ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम ग्रेविटेशन लेते हैं कि ग्रेविटेशन सबसे पहले क्या होता है। इसको ही समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है दोस्तों। ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स दैट पुल टू मास टूवर्ड ईच अदर। इसका मतलब दो मास को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। तो मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक दूसरे को वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ उसको खींच रहा है। तो जिस फोर्स से वो खींच रहे हैं उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। उसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं आसान भाषा में। ये हमारा ग्रेविटेशन का डिफिनीशन हो गया एकदम आसान शब्दों में। अब हमारा अगला टॉपिक है केपलर्स लॉ। केपलर ने तीन नियम दिए थे। पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरिया, तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम पहला नियम देखते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट का। पहला हमारा नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट का। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन वेयर सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकी। इसका मतलब आप दोस्तों समझिए कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ये देखिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। इलिप्स में और सर्किल में अंतर होता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन जो होता है वो सेंटर पे नहीं होता है दोस्तों। सन सेंटर पे नहीं होता, सन जो होता है वो फोकी पे होता है। ये इलिप्स है और इलिप्स का फोकी कहाँ होता है? ये एक फोकी है, ये सेकेंड फोकी है। फोकस जिसको कहते हैं उसी का प्लूरल होता है फोकी। तो ये जो हो गया फोकस हो गया। सूर्य सेंटर पे नहीं होता, सूर्य फोकी पे होता है। या तो इस फोकी पे होगा या तो इस फोकस पे होगा। ठीक है, ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम हम देखते हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि यदि पृथ्वी मान लीजिए यदि कोई भी ग्रह यहाँ पे, कोई प्लैनेट यहाँ पे है, तो इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का सम जो होगा, ये दोनों का सम मान लीजिए इन दोनों का सम कितना हो गया? ए हो गया। इन दोनों का सम ए हो गया। अब ये पृथ्वी या कोई प्लैनेट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो इसका सम ये वाला और ये वाले का सम कितना होगा? फिर वही होगा, ए ही होगा। मतलब दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग का जो सम है वो बराबर होगा। इसका भी ये लेंथ और ये लेंथ का सम इसके लेंथ के सम के बराबर होगा दोस्तों। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दो चीज़ें हो गई लॉ ऑफ ऑर्बिट में। अब हम अपना नया टॉपिक, नया लॉ, दूसरा वाला नियम पढ़ते हैं। क्या है वो? लॉ ऑफ एरिया है। लॉ ऑफ एरिया है। लॉ ऑफ एरिया में क्या बताया गया है कि लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लानट टू द सन, कोई भी लाइन जो सूर्य को प्लानट से जोड़ रही है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में एक निश्चित एरिया ही कवर करती है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, इस वक्त प्लानट यहाँ पे है और सूर्य से इसकी लाइन ज्वाइनिंग ये है। अब ये एक निश्चित समय मतलब 2 दिन के बाद ये लाइन ऐसी हो जाएगी, नहीं यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। अपना पृथ्वी या कोई भी प्लानट घूमते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। अब यही चीज़ तो इसने कितना एरिया कवर किया? ये ए एरिया कवर कर लिया। ये एरिया जो हुआ ये वाला एरिया, ये एरिया ए हो गया। अब हमारा पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गई। अब हमने कितना 2 दिन का समय लिया था, 2 दिन में इतना एरिया हुआ। अब ये भी 2 दिन में इतना एरिया कवर करेगा। ये एरिया भी ए ही होगा। दोनों एरिया क्या है? दोनों एरिया सेम होगा। जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। इसका मतलब है कि एक निश्चित समय में जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये भी कवर कर रहा है। ठीक है, प्लानट जो है स्वीप्स इक्वल एरिया, मतलब एक निश्चित एरिया क्षेत्रफल एक निश्चित समय में कवर करेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये एरिया आपको लग रहा हो कि बड़ा है, ये एरिया छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे पृथ्वी क्या है? ये दोनों एरिया आपस में बराबर हैं। और यहाँ जब सूर्य के नज़दीक जब पृथ्वी आए या कोई भी प्लैनेट आए तो वो तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये एरिया जो लॉ ऑफ एरिया जो यही बताता है कि सूर्य के नज़दीक आने पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और सूर्य के दूर जाने पर उसकी स्पीड कम हो जाती है। और ये पेरीहेलियन और एपहेलियन क्या है? जब कोई प्लैनेट सूर्य से दूर होगा तो उसे एपहेलियन कहेंगे और जब सूर्य के नज़दीक होगा तो उसे पेरीहेलियन कहेंगे। सूर्य के नज़दीक होगा तो उसे पेरीहेलियन, सूर्य के दूर होगा तो उसे एपहेलियन कहेंगे। सूर्य के दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, सूर्य के नज़दीक होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, यही दूसरा कॉन्सेप्ट था, दूसरा नियम था केपलर का। अब तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड का। तो लॉ ऑफ पीरियड में कहा गया है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लानट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये सूर्य होगा फोकी पे और ये रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, टाइम मतलब कि अपनी पृथ्वी कितने दिनों में घूमती है? 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। तो ये क्या, ये टाइम पीरियड जो होगा वो प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस।
अब इसमें आप पूछेंगे सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है और माइनर एक्सिस क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो होगा ये एक्सिस हो गया, एक ए एक्सिस हो गया, ये दो फोकस हो गए हैं, एक ये फोकस हो गया, एक ये वाला फोकस हो गया। तो ये बड़ी वाली एक्सिस जो है ये मेजर एक्सिस है, ये छोटी वाली एक्सिस जो है ये माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। तो ये आधा जो होगा सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, तो उसी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए फार्मूला हो गया, ये असल में टी का स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ए का क्यूब, ये जो है फार्मूला हो गया। तो आप लोग आसानी से इसको याद करते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ये पी जो हो गया क्या भाई, ये टाइम पीरियड हो गया, ये पी वही टाइम पीरियड हो गया, और ये ए जो हो गया ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया। सेमी मेजर एक्सिस होता है, सेमी माइनर एक्सिस मत लगाना दोस्तों, माइनर एक्सिस छोटी एक्सिस होती है और मेजर एक्सिस बड़ी वाली एक्सिस। सूर्य जो होता है, पृथ्वी जो होती है या कोई भी प्लानट, सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ये बात याद रखिए, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, और देखिए हम कुछ बुलेट पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुलेट पॉइंट्स इनको जरूर याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है। और दूसरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम इज कांस्टेंट। टाइम के साथ एरिया का मतलब ये डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोस्तों हमने दूसरा लॉ ऑफ एरिया में ये चीज़ बताई थी कि एरिया जो होता है इन इक्वल इंटरवल में एक इक्वल एरिया कवर किया करता है, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट ही तो होगा। मतलब एरिया का चेंज जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, बराबर है, तो वो कांस्टेंट होगा, यही चीज़ है। और तीसरा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट इज कंजर्व, ये तीन चीज़ याद रखिए, यही पॉलिटेक्निक में पूछते हैं, वहाँ से नहीं पूछेगा, ये चीज़ पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कैसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है, तो आप लोगों को बताना होगा। और ये पूछता है डी ए बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट या कुछ वैल्यू दे देगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।